सुमित्रा अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। फिर उसने सुमित्रा को देखकर बोला, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताजी घास काट कर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भला कितना ही दूध देती होगी? इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों न मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊँ। फिर मेरी दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गया और सुमित्रा के पास आकर बोला, हे दयालु औरत, मेरे इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो गई। फिर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये गाय तो बोल रही है। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? मैं तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज में बोलता हुआ देख रही हूँ। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगे। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। गाय की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। क्या जादुई गाय? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। सुमित्रा उस गाय को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा गाय को लेकर घर पहुंच गई। सुमित्रा, तुम तो बकरी के लिए जंगल में घास काटने गई थी ना? फिर तुमने ये किसकी गाय पकड़ लाई? अजी, मैं इस गाय को कहीं से पकड़ कर नहीं लाई हूँ। दरअसल ये तो मुझे जंगल में मिली है। हमें इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। सुमित्रा, तुम सच कह रही हो? तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से इस गाय को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी भरी घास काट कर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद रवि जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी जगराज ये सब देखकर सोचने लगा, अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये कैसे रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो न हो कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना दूध लाता कहाँ से है। जगराज अपनी पत्नी को ये सब बताने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जगराज घर पहुंचा। अरे अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे पड़ोसी रवि के पास एक ही बकरी थी। फिर वो न जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि मैं ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती।
हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जगराज रवि के घर पहुंच गया और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। अरे ओ मेरी प्यारी सी गाय, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ जगराज गाय को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय तो बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा घास खिला दिया है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतने बाल्टी यहाँ पर रखकर चली जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टी दूध से भरा हुआ पाओगे। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। क्या अब तुम खुश हो मुझे यहाँ लाकर? तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो मुझे चारा देकर? मेरे दूध से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो रहा है कपिला, तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। जगराज खुद से कहने लगा, अच्छा, तो ये जादुई गाय दे रही है रवि को बाल्टी बाल्टी भर करके दूध। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचना होगा। हाँ, मैं समझ गया। कल जब रवि कपिला को जंगल में घास चराने ले जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाकर बेचता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन रवि, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस पेड़ के नीचे से मैं तुम्हारी पत्नी को मिली थी उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना, फिर मैं दोबारा जीवित हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है। ठीक है कपिला, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला कोई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें मत करो। चलो आज मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें जंगल गए हुए काफी दिन हो गए। सुमित्रा, मैं जा रहा हूँ कपिला को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। तभी अंदर से आवाज आई, ठीक है जी, जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जंगल में बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर होते हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। रवि अपनी गाय को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद रवि कपिला को लेकर जंगल पहुंचा। उसके बाद कपिला जंगल की हरी भरी घास खाने लगी। ओफो, आज काफी गर्मी है, मैं उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। रवि पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जगराज झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उस गाय को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गाय मेरे रास्ते का कांटा है। जगराज कपिला के पास जाता है। तभी अचानक रवि को कपिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। कपिला की आवाज सुनकर रवि तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा, अरे अरे, क्या हुआ कपिला को? वो अचानक इतने जोर जोर से क्यों चीखने लगी?
लगता है कोई बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रवि कपिला के पास आया और सामने के नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि कपिला अब मर चुकी थी। रवि ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी कपिला कैसे मर गई? चलो अब दुखी होकर क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। रवि आंखों में आंसू लिए घर आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रवि घर पहुंचा। अजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो कपिला को जंगल में ले गए थे ना? फिर वो कहाँ पर है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं सुमित्रा, मैंने कपिला को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल कपिला अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कपिला हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे जंगल में घास चराने ले गए थे ना? हो ना हो आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताओ। दरअसल सुमित्रा, मैं गाय को जंगल में चरा रहा था, तभी मुझे अचानक से गाय की चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी कपिला मर चुकी थी। सुमित्रा रवि की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करते हैं? वो गाय ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी और उसको भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। ये गाय दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस गाय का राज कुछ पता है। मैं जा रहा हूँ जंगल वापस, आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलिए ठीक है, जाइए, लेकिन जंगल में थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ से जंगली जानवर आ जाए कुछ पता नहीं रहता। ठीक है सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। रवि अपनी पत्नी को इतना कहकर जंगल से पत्तियां लाने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रवि उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, जिस पेड़ के नीचे उसकी पत्नी को वो जादुई गाय मिली थी। हाँ, ये वही पेड़ है। सुमित्रा को इसी के पेड़ के नीचे वो जादुई गाय मिली थी। अब मुझे जल्द से जल्द उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास ले जाना होगा। रवि पेड़ से पत्तियां तोड़कर गाय के पास जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रवि गाय के पास पहुंच जाता है और पत्तियां उसके सिर पर रख देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ गाय जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर रवि बहुत खुश हुआ। ओ मेरी प्यारी सी गाय, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रवि, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आई हूँ। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। वैसे भी घर की मालकिन मेरे बिना परेशान होगी। हाँ हाँ कपिला, तुम ठीक कह रही हो। फिर चलो हम चलते हैं। वैसे भी सुमित्रा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रवि जादुई गाय को लेकर घर जाता है। रवि ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रवि की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। ओहो मेरी प्यारी गाय, मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गई थी। जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तब से हम सबने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आ चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी और आज के बाद तुम सब मुझे प्यार से घबली कहकर बुलाना। अजी, घर में खाने को कुछ नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करें?
सुमित्रा की बात सुनकर गाय ही बोल पड़ी। रवि, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अंदर से बाल्टी लेकर आओ, फिर मैं अभी तुम सबको ढेर सारा दूध दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं धबली, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध आज भी दो, हमारे लिए वही बहुत ज्यादा है। रवि अंदर से बाल्टी लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाल्टी लाकर गाय के पास रख देता है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ वो बाल्टी दूध से भर जाती है। अरे वाह धबली, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है। धबली, अभी तो मेरे पास घास नहीं है, तो अभी तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं रवि, हमारे पास तो एक केले का पेड़ है ना, तो वही लाओ। दूध देकर मैं बहुत थक गई हूँ। तभी पीछे से जगराज आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। अरे अरे, मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, फिर ये गाय जीवित कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। ठीक है भाग्यवान, मैं जमींदार बाबू के घर जा रहा हूँ दूध देने। शाम तक लौट कर आऊंगा। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, जाइए, लेकिन रात होने से पहले लौट आइएगा और घर आते समय थोड़े से चावल लेते आइएगा। रवि दूध लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद रवि जंगल के बीचों बीच पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। वो बेचारी बूढ़ी माँ तो काफी दुखी लग रही है। मुझे उनके पास जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर रवि बूढ़ी माँ के पास गया। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊँ। बेटा, मैं पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो अच्छा होता। रवि बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। ओहो, जरा देखो तो, ये बूढ़ी माँ थोड़े से खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने पर बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे बूढ़ी माँ, आपके बहू और बेटे कहाँ पर हैं? बेटा, मेरे 3 बहू और बेटे हैं, लेकिन वो सारे मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं और कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मेरे पास दूध है तो मैं आपको थोड़े से दूध दे देता हूँ, आप उस दूध को पी लेना। ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़े से दूध दे दो, कम से कम मैं उस दूध को पीकर कुछ दिन तो जीवित रहूंगी, फिर आगे जो भगवान की मर्जी होगी सो तो होकर रहेगा। रवि बूढ़ी माँ को दूध दे देता है और बाकी बचे हुए दूध को लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रवि जमींदार के घर पहुंच जाता है। उसके बाद रवि बोला, जमींदार बाबू, अरे ओ जमींदार बाबू, जरा बाहर तो निकलिए। ये देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताजे दूध लाया हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ ठीक है, रुको रवि, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकला। अरे रवि, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो, अभी तक तुम कहाँ थे? कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, कोई परेशानी नहीं है। दरअसल कुछ दिनों से मेरी गाय बीमार थी, बस इसीलिए मैं आपके घर दूध नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। आज से हर रोज मैं आपके घर दूध लाया करूंगा। रवि जमींदार को सच बताना नहीं चाहता था, इसीलिए इधर उधर की बातें करने लगा।
उसके बाद रवि दूध देकर घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद रवि घर पहुंचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब रवि के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और वो गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता है। फिर अगली सुबह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध बेचकर तो रवि ने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, वो भी बस एक गाय से। अगर ऐसा चलता रहा तो वो अमीर हो जाएगा और वो सबकी मदद भी कर रहा है। सबकी जुबान पर सिर्फ रवि का नाम है। देखना, वो गाय भी मैं जल्द ही मार डालूंगा। जगराज फिर से लालच में आ गया। गांव में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि रवि के पास एक जादुई गाय है। फिर जमींदार बाबू को भी घबली के बारे में पता चला। उसके बाद जमींदार भी गाय के लालच में आकर रवि के घर पहुंचा। रवि, मैंने सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? रवि स्वभाव का बड़ा ही भोला था, इसीलिए रवि ने जमींदार से कहा। हाँ, जरूर, क्यों नहीं जमींदार बाबू, आप मेरे साथ चलिए। रवि जमींदार बाबू को लेकर गौशाला की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद रवि और जमींदार गौशाला के पास पहुँचे। जमींदार बाबू, ये है मेरी वो जादुई गाय जो मुझे हर रोज बाल्टी भर के दूध देती है। अच्छा रवि, मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुम अभी मेरे सामने इस गाय से दूध मांग सकते हो? हाँ जमींदार जी, क्यों नहीं। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी इस गाय से दूध मांगकर आपको दिखाता हूँ। रवि तुरंत घर से एक बाल्टी लेकर गाय के पास में रख देता है। हे जादुई गाय, मुझे जमींदार जी को तुम्हारी जादुई शक्तियाँ दिखाना है, तो इसलिए तुम मुझे बाल्टी भर दूध दो। रवि के इतना कहते ही एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर जाती है। जमींदार ये सब देखकर और भी लालच में आ गया। रवि, तू मुझे ये गाय दे दे, मैं तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि ये गाय मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं जमींदार बाबू, आप ये गाय नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये गाय सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही है। मैं इसको ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जमींदार ने जैसे ही गाय को ले जाने के लिए उसकी रस्सी खोली, वैसे ही जमींदार के हाथ बहुत तेजी से जलने लगे। रवि ये सब देखकर हैरान हो गया। तुम चिंता मत करो रवि, ये दुष्ट जमींदार बहुत दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है, इसीलिए आज मैं इसको सजा दूंगी। रवि, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए। रवि, तुम मुझे बचाओ। देखिए जमींदार बाबू, मैं गाय दूध बेचकर जो पैसा कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा गरीबों को दान कर देता हूँ, लेकिन आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं, इसलिए गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैं समझ गया, तुम अपनी गाय रख लो और मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, आपको माफी मांगनी ही है तो आपने जिन जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उन सब की जमीन लौटा दीजिए और आप उनसे जाकर माफी मांगिए। अब जमींदार को भी अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। उसके बाद जमींदार अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ता है। तू भी चली जा धवली, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने जो मुझे दिया है उससे मैं व्यापार करके बाकी जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो, जिंदगी भर लोगों के साथ रहना। भगवान भी तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर घबली वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार सारे लोगों का धन और खेत वापस कर देता है। फिर जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। उस दिन से सब हंसी खुशी रहने लगे।